हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। तो देखिए कंजंक्शन क्या होते हैं, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है या फिर ये किस तरीके से यूज़ होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो कंजंक्शन है, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कंजंक्शन हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए इनको कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो हम कंजंक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन से दैट कंजंक्शंस आर द वर्ड that are used to join or connect two words, sentences और phrases। इनको जोड़ने के लिए जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है वो हमारे कहलाते हैं कंजंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं, उनको पढ़ेंगे यहाँ पर हम। जैसे ईदर है, ईदर ये हमेशा, ये जो कंजंक्शन है हमेशा पेयर में यूज़ होता है और इसका जो पेयर है वो है और। ईदर और का मतलब होता है या तो या फिर। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि या तो आप इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर आप हिंदी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये टू वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, टू वर्ड्स के लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो ईदर और है उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है। एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख रही हूँ, आप सेंटेंस पढ़कर ये बताइएगा सेंटेंस सही है या फिर गलत है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम सेंटेंस लिख रहे हैं, हमें सेंटेंस को देखकर बताना है सेंटेंस सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए आपने कहा ईदर हिंदी और इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न। ईदर हिंदी और इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंजंक्शन है हमारा वो दो वर्ड्स को जॉइंट करने के लिए या फिर कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। वो दो वर्ड्स है हमारे हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो जब भी ये दो वर्ड्स सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये भी जो भी दो वर्ड्स हैं ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं। जैसे मान लीजिए जिन टू वर्ड्स को ये कनेक्ट करता है वो टू वर्ड्स आपके या तो नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं या फिर आपके एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एडजेक्टिव, या फिर आपके एडवर्ब हो सकते हैं या फिर वो कोई वर्ब भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, जॉइंट करने के लिए, जोड़ने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो जब भी इन दो वर्ड्स को यूज़ किया जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा, जैसे कि ये हमारा नाउन है और ये भी हमारा नाउन है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश है उससे पहले और लगा है और हिंदी से पहले यहाँ पर ईदर लगा है। तो आपको यहाँ पर इसकी पोजीशन देखनी होती है कि जो पोजीशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। जो भी हमारे सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं वो दोनों से पहले ईदर और होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस हमारा गलत माना जाता है। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा है, ईदर शी इज ऑनेस्ट और क्लेवर। ईदर शी इज ऑनेस्ट और क्लेवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच है वो है और के बाद एडजेक्टिव, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एडजेक्टिव है तो सेंटेंस में एक और एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पर क्लेवर से पहले और लिखा गया है तो ऑनेस्ट से ठीक पहले ईदर होना चाहिए, जो कि नहीं है। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। यहाँ पर जो ईदर की पोजीशन है वो ऑनेस्ट से पहले होगी, यानी कि जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा शी इज़ ईदर ऑनेस्ट और क्लेवर। शी इज़, जो सही सेंटेंस होगा, शी इज़ ईदर ऑनेस्ट और क्लेवर। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, शी इज़ ईदर ऑनेस्ट और क्लेवर। वह या तो ईमानदार है या फिर चालाक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया जाएगा ये कंजंक्शन।
तो आई होप आपको ये जो कंजंक्शन है इसका यूज़ क्लियर हो गया है कि किस तरीके से ये यूज़ होगा। सेकेंड हम देखते हैं जो हमारा ईदर और है, ये इस तरह के सेंटेंसेस में जब भी हम ईदर और का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ द वर्ब, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें जो है वर्ब सेंटेंस में यूज़ होने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए यदि आपने सेंटेंस लिखा है, अगर आपका जो सेंटेंस है कुछ इस तरीके से, ईदर द मदर और हर चिल्ड्रन आर या इज गिल्टी। यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंटेंस है हमारा, ईदर द मदर और हर चिल्ड्रन, इज आएगा या फिर आर आएगा, गिल्टी। तो यहाँ देखिएगा दो सब्जेक्ट है हमारे पास, मदर है एंड चिल्ड्रन है। सब्जेक्ट 1 है हमारे पास एंड सब्जेक्ट 2 है हमारे पास। तो इस तरह के जब सेंटेंस आप देखते हैं ईदर या और वाले, ईदर और वाले, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब आता है, जो वर्ब यूज़ होती है, वर्ब फॉलो करेगी सेकंड सब्जेक्ट को, या फिर हम बोल सकते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो भी वर्ब के नियर में जो भी सब्जेक्ट होगा, पास में जो भी सब्जेक्ट होगा, ये जो वर्ब है उसी को फॉलो करेगी। तो यहाँ देखेंगे हम, ये हमारी वर्ब है, इसमें सबसे पास में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चिल्ड्रन और वो है प्लूरल। तो हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब को यूज़ करना है, यानी कि जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब यहाँ पर करेक्ट होगी। तो यहाँ पर वर्ब हमेशा इस तरह के कंडीशन में, यानी कि ईदर और वाली कंडीशन में अगर हम बात करें, सो वर्ब ऑलवेज फॉलोज नियरेस्ट और द सेकेंड सब्जेक्ट। तो वी हैव द 2 सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, और इसमें हमें सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे कंजंक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछे जाने वाले कंजंक्शन है वो है नीदर नॉर। नेक्स्ट जो कंजंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज नीदर नॉर। नीदर नॉर, देखिए नीदर नॉर जो है ईदर और की तरह ही यूज होने वाला एक कंजंक्शन है, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी कि इसको नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। नेगेटिव मीनिंग होता है, इसमें जो मीनिंग है वो नेगेटिव होगा, कोई नेगेटिव वर्ड इसमें अलग से नहीं यूज होगा। तो देखेंगे यहाँ पर जो इसका मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होता है ना तो ये और ना ही वो। तो यहाँ पर भी 2 वर्ड्स को ये कनेक्ट करेगा, और किस तरीके से यूज होगा, जैसे ईदर और में यूज हुआ था वर्ड्स, वैसे ही यहाँ पर भी वर्ड्स का यूज किया जाएगा, यानी कि नॉर के बाद सेकंड वर्ड और नीदर के बाद फर्स्ट वर्ड का यूज होगा। और वो वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, या फिर वर्ब भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो वर्ड है वो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा नीदर ही इज innocent nor honest। neither he is innocent nor honest। तो आप देखेंगे हमारे पास 2 एडजेक्टिव्स हैं, nor के बाद जो एडजेक्टिव है वो है honest, और यहाँ पर एक और एडजेक्टिव है हमारे पास innocent। तो यहाँ पर एक एडजेक्टिव हमारे पास honest है और दूसरा एडजेक्टिव हमारे पास innocent है। ऑनेस्ट से पहले नॉर लगा है, करेक्ट है, लेकिन इनोसेंट से पहले नीदर नहीं लगा है, सो द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। हमें जो नीदर है उसका यूज़ करना है इनोसेंट से पहले, तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत माना जाएगा। नीदर ही इज इनोसेंट नॉर ऑनेस्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। सही सेंटेंस होगा आपका ही इज नीदर ऑनेस्ट नॉर ऑनेस्ट, सॉरी ही इज नीदर इनोसेंट नॉर ऑनेस्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस ये लिखे जाएंगे।
आइए बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो सेम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो होने वाला है यहाँ पर, जैसा ईदर और में हो रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, उसको आपने करेक्ट करना है। नीदर द प्रिंसिपल nor the teachers of this college is आएगा या फिर are आएगा kind। आपने कहा neither the principal nor the teachers of this college is आएगा या फिर are आएगा। So verb always follows the second subject or we can say the verb follows nearest subject। तो आप देख सकते हैं verb यहाँ पर is या are लगानी है और हमारे पास जो second subject है वो है teachers। ओके, तो जो teachers है वो is या are के पास में जो subject है, या फिर हम बोल सकते हैं that is the second subject। तो यहाँ पर जो verb आएगी वो teachers के according are आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इन दो बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट जो कंजंक्शन होगा वो है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। वो भी इसी तरीके से यूज होगा जैसे ईदर और नीदर नॉर का हमने यूज किया है। तो इसको भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें जो मीनिंग होता है यहाँ पर देखेंगे not only but also। जब भी हम इस कंजंक्शन को पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है हम कोई चीज़ एडिशनल में बता रहे हैं, एडिशनल चीज़ों को हम बता रहे हैं। ईदर और में हम दो में से किसी एक की ही बात कर रहे थे, नीदर नॉर में हम दो में से किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम दोनों की ही बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों चीज़ें हम एडिशनल में हम चीज़ें बता रहे हैं। नॉट ओनली, जैसे आपने बोला कि ना केवल वो जॉब करता है बल्कि पढ़ाई भी करता है, या फिर आपने कहा ना केवल वो ईमानदार है बल्कि बुद्धिमान भी है, या फिर आपने कहा ना केवल वो कक्षा में आता है बल्कि अच्छे से पढ़ाई भी करता है। तो यहाँ पर जो हम सेंटेंस लिखेंगे या फिर यूज़ करेंगे वो एडिशनल में चीज़ों को बताता है। इसका यूज़ भी वैसे ही होने वाला है जैसे ईदर और नीदर नॉर का हुआ था। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा नॉट ओनली यू आर लॉयल बट ऑल्सो काइंड। नॉट ओनली यू आर लॉयल बट ऑल्सो काइंड। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब ये है आप ना केवल आप ना केवल लॉयल हैं बल्कि काइंड भी हैं। तो यहाँ पर चीज़ें हम एडिशनल में बता रहे हैं। तो देखिएगा काइंड से पहले यूज़ हुआ है नॉट बट ऑल्सो का, लेकिन यहाँ पर जो हमारा दूसरा एडजेक्टिव है, यानी कि ये एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव हमारे पास ये भी है। तो यहाँ पर आप देखिएगा नॉट ओनली का यूज़ लॉयल से ठीक पहले किया जाना है, लेकिन नहीं हुआ है तो सेंटेंस आपका गलत है, गलत माना जाएगा। तो इस नॉट ओनली को लॉयल से पहले यूज़ करना है तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा, अदरवाइज सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर। ये क्लियर हो गया है आई होप आपको। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जैसे मान लीजिए आपने कहा नॉट ओनली प्लेयर्स, नॉट ओनली प्लेयर्स ना केवल प्लेयर्स बट ऑल्सो देयर कोच was were मिसिंग। तो यहाँ देखेंगे आप नॉट ओनली प्लेयर्स बट ऑल्सो देयर कोच वॉज आएगा या वर आएगा मिसिंग। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो सेंटेंस है इसमें भी वही चीज़ें फॉलो होंगी जो हमने अभी नॉट नीदर नॉर
ईदर और में देखी हैं। यहाँ पर भी हमारी जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट या फिर सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है कोच। तो यहाँ पर कोच इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी है। सो वॉज विल बी करेक्ट, वॉज जो है यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इनकी जो पोजीशन है किसको कहाँ पर लिखना है ये दोनों ही क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ। नेक्स्ट कंजंक्शन आता है हमारा हार्डली, हार्डली या फिर हम स्कैर्सली भी लिखते हैं। इसका जो पेयर यूज होता है वो हमेशा व्हेन यूज होता है। इसमें इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा मुश्किल से कि, आपने कहा मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई, या फिर आपने कहा मुश्किल से मैं घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई, आपने कहा मुश्किल से मैं कॉलेज पहुंचा ही था कि परीक्षा शुरू हो गई। तो यहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट को बताने के लिए हम हार्डली और व्हेन का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाता है। जब भी हमारा सेंटेंस हार्डली से स्टार्ट होता है, हार्डली से शुरू होता है, तो इस तरह के स्टेटमेंट में हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखी जाती है और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाता है। इसको कहा जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एडवर्ब में इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ सेंटेंस आप देखेंगे हार्डली हैड आई रीच्ड। कभी भी सेंटेंस अगर इस तरीके से लिखा हो हार्डली आई हैड रीच्ड, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत माना जाएगा, वो सेंटेंस आपका गलत होगा अगर आप हार्डली आई हैड रीच्ड लिखते हैं। तो जब भी ये कंजंक्शन यूज़ होता है, एक आपको दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक तो आपको इस इन्वर्जन का ध्यान रखना है कि इन्वर्जन में क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है। दूसरा हमारा इसका जो पेयर है व्हेन, वही यूज़ होगा, दूसरा कोई पेयर इसमें यूज़ नहीं होगा, किसी में भी नहीं होता है किसी दूसरे का पेयर। एक तो इस तरीके से सेंटेंस ये लिखे जाते हैं, दूसरे तरीके से लिखे जाते हैं। मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैड हार्डली। अगर ये हार्डली का यूज़ बीच में होता है तो ये किसके बीच में होगा, इसका यूज़ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। इसका यूज़ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, हार्डली से शुरू नहीं हो रहा है। तो आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन, आई हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, when the train left। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस लिखा जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया है। तो ये कंजंक्शन हमारी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट कंजंक्शन आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है नो सूनर देन। नो सूनर, नो सूनर देन। इसमें आपको पेयर इसका याद रखना है, ये जो THAN वाला देन है, कई बार एग्जाम में एरर सेक्शन में या फिर सेंटेंस को करेक्ट करने के पर्पज से THEN वाला देन दे दिया जाता है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज THAN देन होगा, THEN देन नहीं होगा। ओके, इसका मतलब होता है जैसे ही और वैसे ही। यहाँ पर दो ऐसे काम बताए जाते हैं जो एक के बाद एक तुरंत हुए हैं। जैसे आपने कहा जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा वैसे ही ट्रेन चली गई। ओके, या फिर आपने कहा जैसे ही मैं काउंटर पर पहुँचा विंडो क्लोज हो गई। या फिर आपने कहा जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचा वैसे ही परीक्षा शुरू हो गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए नो सूनर देन का यूज़ किया जाता है।
इसका यूज़ कैसे कर किया जाता है, यहाँ पर भी इन्वर्जन का यूज़ होगा। इन्वर्जन का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, पुट द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपने कहा नो सूनर डिड द बेल रिंग देन all the students ran out of their classes. No sooner did the bell ring then all the students ran out of their classes. जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सारे छात्र या फिर सारे बच्चे कक्षा से बाहर की तरफ को भागे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, नो सूनर सेंटेंस में जब भी डिड का यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। सेम यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा बेल और इससे पहले हमने लिखी है ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। इसको इन्वर्जन कहा जाता है। तो ये इस तरीके से सेंटेंस लिखे जाते हैं और आपको इसका पेयर याद रखना है। जिसका जो पेयर है वही यूज़ करना है, किसी दूसरे का पेयर यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा नो सूनर डिड द पुलिस रीच, जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँची, no sooner did the police reach there then the thief ran away. वैसे ही चोर भाग गया। ओके तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँची वैसे ही चोर भाग गया। तो यहाँ पर इंस्टेंट कामों को बताया जाता है। इंस्टेंट का मतलब एक के तुरंत बाद में जब दूसरा काम होता है, तो इस तरह के काम को बताने के लिए इस कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है और एक इस तरीके से यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, इसमें भी आपको इन्वर्जन का ही ध्यान रखना है। इन्वर्जन का मतलब पुट द ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, नो सूनर वाली कंडीशन में भी, और इसका पेयर याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने अगले कंजंक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा कंजंक्शन है वो है लेस्ट शुड। देखिए, लेस्ट शुड का मतलब होता है, इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है जब भी हम कोई ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, या फिर हम बोल रहे हैं ताकि। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो आपके मार्क्स कम रह जाएं। या फिर आपने कहा कि तेज़ चलो, कहीं ऐसा ना हो बस छूट जाए। या फिर आपने कहा हार्ड वर्क करो ताकि आप सक्सेसफुल हो सको। या फिर आपने कहा कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आराम से चलो, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस हम लिखते हैं तो हम सेंटेंस में लेस्ट एंड शुड का यूज़ करते हैं। लेस्ट के साथ जो पेयर आता है वो हमेशा शुड यूज़ होता है। शुड के अलावा दूसरा कोई इसका पेयर यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कहा वर्क फास्ट, तेज चलो, लेस्ट वी शुड मिस द बस। वॉक फास्ट लेस्ट वी शुड मिस द बस। इसका मतलब है तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारी बस छूट जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो बस छूट जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो हम बस को मिस कर दें। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाए। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हम बताते हैं तो हम सेंटेंस में लेस्ट एंड शुड का यूज़ करते हैं। लेस्ट के साथ जो पेयर आता है
वो हमेशा हमेशा शुड आएगा, दूसरा कोई पेयर नहीं आएगा। जिसका जो पेयर है वही पेयर सेंटेंस में यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हम अब हमारे अगले कंजंक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा बोथ एंड। देखिए अगर हम बात करें इस तरह के सेंटेंस की, तो कई बार हम स्पोकन में यानी कि बोलचाल की भाषा में हम यूज़ कर देते हैं, बोलने लगते हैं कि राम एंड श्याम बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, या फिर आपने कहा शिवानी एंड सोनिया बोथ आर गुड गर्ल। तो यहाँ पर देखेंगे बोथ का यूज़ जो है, जब भी आप सेंटेंस में बोथ एंड यूज़ कर रहे हैं तो बोलने की भाषा में भले ही आप कुछ भी बोलें, लेकिन कंपटीशन में या फिर हम बोल सकते हैं कि जो करेक्ट लैंग्वेज है हमारी, उसमें बोथ का यूज़ हमेशा पहले किया जाता है, एंड का यूज़ हमेशा बाद में किया जाता है। जो भी कंजंक्शन है उसको हम इंटरचेंज नहीं करते हैं, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम बोथ आर रेगुलर। अगर हम इस तरह के सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए आपने सेंटेंस लिखा राम एंड श्याम बोथ आर रेगुलर, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि बोथ हमेशा स्टार्टिंग में लिखेंगे और एंड बाद में आएगा। दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो सब्जेक्ट टू से पहले अगर सब्जेक्ट टू से पहले अगर एंड है तो सब्जेक्ट वन से पहले बोथ होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट होगा हमारा बोथ राम एंड श्याम बोथ राम एंड श्याम आर रेगुलर। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। बोथ एंड, बोथ के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड के बाद सेकंड सब्जेक्ट। दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ यूजिंग द कंजंक्शन बोथ एंड। इसी तरीके से हमारा बिटवीन यूज़ होता है, जब भी हम बिटवीन एंड को यूज़ करते हैं, बिटवीन एंड, तो यहाँ पर बिटवीन पहले आता है एंड बाद में आता है। इस तरीके से बोथ पहले आएगा और एंड बाद में आएगा। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कंजंक्शन का यूज़ किस तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंजंक्शन की तरफ, जो है ऑल्दो येट, या फिर दो येट, दो, या फिर हम इसको ऑल्दो भी लिखते हैं, ऑल्दो येट, येट। येट में हमारा कंक्लूजन, जो हमारा कंक्लूजन होता है, या फिर हम बोलते हैं जो भी हम कंक्लूजन बताते हैं सेंटेंस का, वो कंक्लूजन हमारा येट के बाद लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कंक्लूडिंग सेंटेंस जो हमारा होता है वो येट के बाद लिखा जाता है। देखो इसका मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं यद्यपि, देखो यद्यपि हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं करते हैं, आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें हम हालांकि, फिर भी, इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है वो वही बताता है। जैसे आपने कहा हालांकि उसने बहुत मेहनत करी थी फिर भी उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, या फिर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो यहाँ पर जो हमारा कंक्लूजन निकला, मान लीजिए आपने जो भी एक्शन या फिर जो भी चीज़ आपने बताई वो आपने यहाँ ऑल्दो वाले स्टेटमेंट में बताई, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या था कि आपने बोला हालांकि उसने बहुत मेहनत करी फिर भी उसको अच्छे नंबर नहीं मिले। तो यहाँ पर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो है हमारा वो येट के बाद लिखा जाता है। जब भी हम कोई भी सेंटेंस में कंक्लूजन स्टार्टिंग में बताएं तो यहाँ पर ये येट वाला स्टेटमेंट पहले लिखा जाएगा, ऑल्दो वाला स्टेटमेंट बाद में लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखिए सेंटेंस, फॉर एग्जांपल आपने बोला ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो ही इज पुअर। अब हमारा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि येट ही इज ऑनेस्ट, येट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार है। सो दिस इज द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अगर यही चीज़ हम स्टार्टिंग में लिखें, इसको हमने अपना जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अगर हम बाद में लिखें और उसका कंक्लूजन अगर हम पहले लिखते हैं तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, दो ही इज पुअर, दो हालांकि वो पुअर है, दो ही इज पुअर।
तो यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये है, दो ही इज़ पुअर, दिस इज द स्टेटमेंट। कंक्लूजन ये है कि ही इज़ ऑनेस्ट, येट ही इज़ ऑनेस्ट। जब भी हम कंक्लूजन स्टार्टिंग में लिखते हैं तो हम उसमें येट नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम बीच में यहाँ पर ऑल्दो या फिर दो लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि ऑल्दो we work hard, although we work hard, this is the statement given by us। तो ये हमने कहा कि हालांकि हम बहुत मेहनत करते हैं, yet we do not get good मार्क्स। यहाँ पर देखिएगा, ऑल्दो वी वर्क हार्ड, जैसे आपने कहा हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, येट वी डू नॉट गेट गुड मार्क्स, फिर भी हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते। अब यही कंक्लूजन अगर आप स्टार्टिंग में बताएं कि हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते, अगर यही कंक्लूजन आपने स्टार्टिंग में बता दिया, आप इस तरीके से सेंटेंस को लिख रहे हैं, वी don't get good marks, we don't get good marks, हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। अब उसके पीछे जो स्टेटमेंट था वो आप बाद में लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, although, हालांकि, we work hard, हम बहुत मेहनत करते हैं, हालांकि हम मेहनत करते हैं, although we work hard, ओके। तो इस तरीके से लिखा जाता है सेंटेंस। जब भी ये ऑल्दो बीच में आएगा तो स्टार्टिंग में येट नहीं लिखेंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ऑल्दो बीच में आता है तो जो हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारा हमेशा स्टार्टिंग में रहता है उस कंडीशन में, लेकिन वहाँ पर येट का यूज़ नहीं होता है। अगर हमारा स्टेटमेंट पहले है और कंक्लूजन बाद में है तो यहाँ पर ऑल्दो पहले और येट बीच में आता है, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंसेज में कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक कंजंक्शंस जो थे वो क्लियर हो गए हैं।